वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए यह एनालिसिस होगा पेपर फर्स्ट का। और इसमें हम मैथ्स के पोर्शन को कवर करेंगे जो आपका पेपर हुआ था 21 सितंबर 2014 में। आइए देखते हैं मैथ्स का पेपर। तो इस तरह से यहाँ पर मैथ्स का पेपर आया था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 31 नंबर पे। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित के लचीलेपन डैश की ओर संकेत करते हैं। गणित का जो लचीलापन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किस ओर संकेत करती है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि समान निपुणता के साथ अंकगणित एवं ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता पर ये बल देती है, या फिर एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता देती है। तो गणित जो है, गणित में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो जाता है कि ये हमें एक से अधिक जो है अप्रोच देती है, एक से अधिक उपागम देती है, जिसके द्वारा हम एक ही क्वेश्चन को कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा की निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने की के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्रम आपको बताना है, क्रम क्या हो सकता है निपुणता को दिखाने के लिए, गणितीय भाषा की निपुणता को दिखाने के लिए। तो गणितीय भाषा की निपुणता को दिखाने के लिए प्रतीकात्मक भाषा होनी चाहिए, या गणितीय समस्या समाधान की भाषा होनी चाहिए, या फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा होनी चाहिए, या फिर रोज़मर्रा की भाषा होनी चाहिए। तो इसी से आपका क्रम दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले देखिए, रोज़मर्रा की भाषा सबसे पहले आपको आनी चाहिए गणित में निपुणता के लिए। तो ये फर्स्ट हो गया। देन आपको गणितीयकरण की स्थिति भाषा आनी चाहिए, तो ये सेकंड हो गया यहाँ पर क्रम में। फिर आपको जो है गणितीय समस्या समाधान की भी भाषा आनी चाहिए, ये थर्ड हो गया। और फिर आपको प्रतीकात्मक भाषा आनी चाहिए, मतलब गणित में किस चीज़ को किसके सिंबल के द्वारा जो है डिनोट करते हैं हम, ये भाषा आपको यहाँ पे आनी ज़रूरी होती है। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार यह ज्यामिति के डैश पर है। तो प्राथमिक स्तर पर फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो आकृति के अनुसार जो है वर्गीकृत करते हैं, उनकी दिखावट के आधार पर चीज़ों को जो है वर्गीकृत कर लेते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो वेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के डैश पर होता है। किस पर जो है आधारित होता है ये? इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि मानसिक चित्रण स्तर के अनुसार। बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसके अनुसार बच्चा जो है चित्रण के थ्रू उनको वर्गीकृत कर देता है आकृतियों को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 34 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्लास थर्ड में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 को योग करने के लिए कहती है, मतलब इनको प्लस करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो एक स्टूडेंट है जो इस तरह से जो है प्लस कर रहा है, जैसे आपको दिखाया गया है इस फिगर में। तो इसके द्वारा जो है उसने प्लस किया यहाँ पर इस तरह से। फिर आपको बताया गया है यहाँ पर कि यह प्रतिक्रिया जो है, ये बच्चे का जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या दर्शाता है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है। यहाँ पर जो बच्चा है वो स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझ रहा है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है कि बच्चा जो है प्लेस वैल्यू के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप प्लस करेंगे 4, 5, 6, 2 प्लस करेंगे इसमें 7 to 8 को, तो ये जो है 10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिखेंगे आप सबसे पहले, फिर 1 इसमें जो है ऐड होगा, 8 और 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 5 और 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1
और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा इसके लिए। लेकिन बच्चे ने यहाँ पर उसको इस तरह से किया है, तो इसका ये मतलब है कि स्थानीय मान की अवधारणा को बच्चा नहीं समझ रहा है। प्लेस वैल्यू की इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझ पा रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 35 नंबर पे। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र और लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ और संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। इसके द्वारा ये जो आपको ऑप्शंस बताए गए हैं, इनको जो है ये किस चीज़ को दर्शाने के 5 तरीके हैं? तो ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसमें हम हस्तपरक प्रतिमान मॉडल्स बनाते हैं, स्थिर चित्रों को बनाते हैं, डायग्राम्स को प्रस्तुत किया जाता है, सिंबल्स को बनाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे जो है मौखिक एवं लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक संसार की स्थितियाँ बताई जाती हैं और संदर्भ भी उसके साथ बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 से जो है क्वेश्चन किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं एवं उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। तो हम अगर बच्चे को पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1st टू 5th में अगर बच्चे को संख्याएँ पढ़ाई जाती हैं, उनकी संक्रियाएँ सिखाई जाती हैं, मात्राओं का जो है मापन सिखाते हैं, मतलब कि क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में जब पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर ये जो शिक्षण है वो बच्चे को जो है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो गणित का जो उद्देश्य है उसको संकीर्ण उद्देश्य को इसके द्वारा पूरा किया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में जो है इसको जानकारी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 37 नंबर पर, जिसमें कहा जा रहा है कि क्लास 4th में पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। तो इसमें कौन सी ऐसी समस्या है जो बहुअनुशासनात्मक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बहुअनुशासनात्मक समस्या का मतलब है यहाँ पर कि जिसमें एक से ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं या सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम मल्टीडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम कहते हैं या बहुअनुशासनात्मक समस्या कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि दी गई आकृति का जो है प्रतिबिंब बनाना है आरेख के द्वारा। तो एक एक्टिविटी है, ये जो है बहुअनुशासनात्मक में नहीं आएगी। देन नेक्स्ट है यहाँ पर आकृति जो है कितनी सममिति रेखाओं से बनी होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है कि ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा जो है खींचिए। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी जो है रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है यहाँ पर कि भारत के झंडे का आरेख बनाना है यहाँ पर, उसके साथ साथ झंडे में कितने सममिति रेखाएं हैं उनकी संख्या भी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको मल्टीडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम दी गई है। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। तो ये जो ग्रिड है वो कागज पर जो है खींचा गया है। इसमें आपको बॉक्सेस दे रखे हैं। इस तरह से आपको जो है ऊपर जो है ब्लैक सर्कल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, और यही सर्कल्स आपको यहाँ पे टी पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि यह जो निरूपण है, ये जो चित्र दिखाया गया है वो किस चीज़ को संकेत करता है। तो ये जो चित्र है वो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की अवधारणा को बता रहा है कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऊपर थी और फिर यही प्लेस वैल्यू जो है टी पर आ गई है। तो जब ये टी पर आ जाती है तो ये दहाई का हो जाता है। दहाई का मतलब हो जाता है यहाँ पर 10 से, और इकाई पर है तो इकाई का मतलब है 1 से। तो इस तरह से यहाँ पर ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानसिक गणित संबंधी और गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। मतलब कि हमारे जो है मेंटल मैथमेटिक्स के जो टर्म्स हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक की ओर अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारे पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त कराते हैं।
तो इस तरह से आपसे जब मानसिक गणित की बात की गई है तो वहाँ पर पेपर पेंसिल का कोई यूज़ नहीं होगा। आप इसमें ऐसा टर्म देखिए जो आपके माइंड से यानी कि मानसिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लॉगरिथम को सीखने के लिए निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या की समस्याओं का अभ्यास करना। बी ऑप्शन है यहाँ पर। सी है यहाँ पर कि परिकलन में परिशुद्धता के साथ उसकी गति को बढ़ाने एवं परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार लाने में मदद करना। या डी ऑप्शन यहाँ है यहाँ पे कि मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी जो है यहाँ पर वो तेजी से संख्याओं का परिकलन करता है और उनके बीच के संबंधों को जो है पहचानने की कोशिश करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि जब बच्चा यहाँ पर मानसिक तौर से सीखता है, प्रतिक्रिया करता है, तो उसमें वो जो है बच्चे का तेज़ी से विकास होता है परिकल्पना करने के लिए, हाइपोथेसिस तैयार करने के लिए, और साथ ही साथ जो है इमेजिनेशन करने के लिए, और साथ ही साथ बच्चा जो है यहाँ पर वो उनके संबंधों के बीच में कोरिलेशन भी कर लेता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में जो है लिखता है, इनको प्लस करता है जब वो, तो 65 जो है आंसर देता है। और जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वो प्रतिक्रिया के रूप में कहता है कि 38 जो है 40 के नज़दीक है, इसीलिए 27 प्लस 40, तो यहाँ पर उसने 38 की जगह पे 40 को प्लेस कर दिया, तो ये 67 हो गया। उससे जो है जब कहा जाता है कि तुमने इसको कैसे जोड़ा है, तो उसने ये जो है एक्सप्लेनेशन किया है इसके सामने कि 38 जो है नियर अबाउट 40 के है, तो मैंने यहाँ पे 40 रख दिया और 67 उसका आंसर कर दिया, और फिर उसमें से जो है 2 को घटा दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 65 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि योग करने की यह जो मेथड है उसका वो किस जो है विधि में आता है। उसने पुनः समूहीकरण किया है, या फिर समृद्धिकरण कारक है यहाँ पर, या फिर प्रत्यक्ष प्रतिरूपण है, या प्रतिकारी मेथड है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो प्रतिकारी जो है मेथड हो जाएगा। कंपनसेटरी मेथड इसको कहते हैं, जिसमें बच्चे ने क्वेश्चन के जो रूप है उसका जो फॉर्म है उसको जो है चेंज कर दिया है, उसमें परिवर्तन कर दिया है, तब उसने आंसर निकाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जियो बोर्ड जो होता है ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, किसके शिक्षण के लिए प्रभावी साधन है। तो ये जियो बोर्ड के द्वारा जो है ज्यामितीय आकृतियाँ हम बच्चों को सिखाते हैं और उसकी विशेषताएं बताते हैं। तो जियो बोर्ड जो होता है वो इस तरह से आकृति होती है, लकड़ी का ये जो है एक बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं, और अलग अलग तरह की ज्यामितीय आकृतियाँ बच्चों को सिखाई जाती हैं रबड़ के द्वारा। तो इन कीलों में फंसाकर बच्चों को हम आकृतियाँ सिखाते हैं, जैसे वर्ग है और त्रिभुज है, इस तरह से आयत है, ऐसे जो है आकृतियाँ सिखाई जाती हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों तथा सिक्कों, घड़ियों की सुइयों का अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। उस वो जो है बच्चा यहाँ पर संख्याओं में, संक्रिया चिन्हों में और सिक्कों में, घड़ी की सुइयों में जो है अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये तथ्य जो है क्या इंगित करता है, इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो बच्चा यहाँ पर जो है वो उस दृश्य प्रक्रमण से जूझता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो संख्याओं में, संक्रिया चिन्हों में, सिक्कों के बीच में और घड़ी की सुई के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक शिक्षक कक्षा थर्ड में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है। ऐसे कार्ड जो है दिए जाते हैं बच्चों को, और बच्चों को समान आकृति का मिलान करने के लिए कहता है वो। तो ये जो है कार्ड है यहाँ पर जो बच्चों को दिए गए हैं और समान आकृति को मिलाने के लिए कहा गया है। और इसमें से जो है उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे, तो टीचर यहाँ पे चाहता है कि बच्चे जो है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों को पहचानने के लिए जो है तैयार रहें। तो यहाँ पर बच्चों की मदद करता है जो है वो, ताकि बच्चा कभी भी जो है अलग अलग आकृतियाँ हैं उनकी
की, तो उसको जो है पहचान सके। तो इसके द्वारा ये जो आरेख है, इसके द्वारा बच्चा यहाँ पर सामान जो होंगे उनको जो है पहचान सकेगा, उनका मिलान कर सकेगा। तो ये जो है टास्क इसलिए बच्चों को कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि कौन-सा सही नहीं है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम को इस तरह से लिखेंगे, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर को इस तरह से लिखेंगे, तो ये भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसको जब डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर 23 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 2.30 आएगा, जबकि यहाँ पर 0.23 आएगा, मतलब 0.23 जो है इसका आंसर होगा करेक्ट। और डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश होता है। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुणनफल करना है यहाँ पर 1109 का 505 से, तो कौन सी संख्या जो है इसमें घटाई जाए ताकि 505050 प्राप्त हो। तो इनका गुणनफल सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद x इसमें घटा देंगे तो ये जो है हमको प्राप्त होगा। इससे हम x की जो है वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, 54995 जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 210 के धनात्मक गुणनफलों का योग क्या होगा। धनात्मक गुणनफल क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, फिर इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो इसकी पावर्स हैं गुणनखंड की, उनको जो है हम यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा जो है सॉल्व करेंगे। तो ये सूत्र होता है गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, ए पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, और इधर जो है b लिखेंगे। इसी तरह से जो है फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसमें जो है नंबर्स पुट करते हैं हम और सॉल्व करेंगे इसको। तो गुणनखंडों का जो योग निकलता है वो हो जाता है यहाँ पर 576। 576 यहाँ पर डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, एक टंकी है जो 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है इसमें, और जिसको 16 जारों में भरा जाता है। एक ही साइज़ के जो है जार हैं, इसमें पूर्णतः भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरा जाएगा। तो 22 जारों में कितना दूध भरा जा सकता है वो क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कि एक जार में कितना दूध आता है। एक जार में दूध के लिए 16 से इस जो है नंबर को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 जार दे रखे हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अब हम देखेंगे कि 22 जारों में कितना दूध आ सकता है। इसके लिए 22 से इसको इंटू कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पे नंबर हमको मिल जाता है, जिसमें हम लिख देखते हैं कि ये जो है वो 330 लीटर दूध और 176 मिलीलीटर जो है दूध इसमें आएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 हैं, वो किसके बराबर होंगे। तो इकाई का मतलब हमेशा 1 से होता है, दहाई का मतलब हमेशा 10 से होगा, और हज़ार का मतलब हमेशा 1000 से होगा। तो इसको आप प्लेस कर दीजिएगा और प्लस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10110। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को उसने जो है 5:20 से लेकर 9:10 तक जो है उसने पढ़ाई की है। शुक्रवार को वो 220 मिनट तक पढ़ता है, तो उसने 1 घंटा कम करने के लिए 1 घंटा जो है काम करने के लिए 42 रुपीज़ उसको मिलते हैं। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक उसने कुल कितना कमाया। ये आपको क्वांटिटी बतानी है, पैसे को जो है बताना है कि उसने कितना कमाया है। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। पहले तो उसके सारे काम किए हुए घंटों को हम मिनट में जो है कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें कुल कमाई कितनी हुई है इसके लिए उन सब को जो है सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। उन सब को प्लस करने पे जो है 637 रुपीज़ जो है आपका आंसर हो जाता है।
यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 4 जो समकोण होंगे उसको हम 4 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। उसके बाद 2/3 समकोण निकालने के लिए 2/3 से हम 90 को इंटू कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ये 2/3 समकोणों का मान है। इन दोनों को जो है प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 420 आ जाता है, यही इसका मान हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे अंकित मान और स्थानीय मान से आता है। इन नंबर में आपको 5 का अंकित मान और स्थानीय मान बताना है, तो इसके लिए आप जो है स्थानीय मान वो मान होता है जहाँ पर संख्या प्लेस्ड होती है, उससे जो है हम जितनी संख्या बाद ये है उस उतने जो है जीरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 पर संख्या है, 5 जो है ये 4th नंबर पे है, तो इसके पहले वाले के लिए हम 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। और अंकित मान वो होता है स्वयं संख्या, तो 5 पूछा जा रहा है, 5 ही हमारी संख्या है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 4995। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। शतांक का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि 100 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 26 प्लस 26/100, तो यहाँ पर 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.26 आ जाएगा, इसी को प्लस कर देंगे तो 26.26 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 4, 5, 6, 7 का सबसे छोटा सरगुणज कौन सा है और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सरगुणज जो है इसमें अंतर बताना है। तो दोनों के सबसे छोटे जो सरगुणज होंगे उनको हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम दोनों का निकाला जाएगा और एलसीएम जो है 4, 5, 6 का 60 आता है और 5, 6, 9 का 90 आ जाता है, और इसमें हम माइनस कर लेंगे अंतर निकालने के लिए, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 19009 को डिवाइड करना है 11 से और 9090 को डिवाइड करना है 11 से, तो शेषफलों का गुणनफल क्या होगा? शेषफल यहाँ पे जो बचा हुआ है रिमाइंडर उसको कहते हैं, तो यहाँ पर पहली संख्या में 1 बचेगा और दूसरी संख्या में 4 बचेगा, तो इसको गुणनफल करने के लिए इंटू करेंगे और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 4 टाइम 9, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये 100 हो जाती है। इनका योगफल निकालना है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1000900 इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक पानी की टंकी के बारे में बात की जा रही है। पानी की एक टंकी है जो 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है, 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें टंकी का पहले हम कुल आयतन निकालेंगे लंबाई चौड़ाई और गहराई से, तो ये आ जाएगा, और उसके बाद खाली टंकी की ऊंचाई कितनी है, तो इसको निकालने के लिए जो है 9 में से हम 6 को माइनस कर देंगे। 9 यहाँ पे हमारा जो है चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, और 6 हमारा जो आएगा यहाँ पे वो ऊंचाई हो जाती है कि 6 मीटर जो है ये भरी है। तो 6 मीटर अगर भरी है और टोटल इसकी लंबाई हो गई है 9 मीटर, तो यहाँ पर 3 मीटर जो बची है वो खाली हो जाती है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हम यहाँ पर ऊंचाई में 9 पहले हमने रखा था, अब यहाँ पर ऊंचाई जो है 3 है, क्योंकि 3 खाली है, तो इसको जो है ये खाली टंकी का आयतन हो गया और ये भरी टंकी का कुल टंकी का आयतन हो गया। तो खाली टंकी के आयतन को हम डिवाइड कर देंगे कुल टंकी के आयतन से, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सही 1/3 और 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? 1/6 निकालने के लिए पहले तो इसको जो है फॉर्म में लिख लीजिए, भिन्न के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3, और 1/6 कितने हैं, तो ये डिवाइड में चला जाता है, हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये इनटू में हो जाएगा यहाँ पर, तो वो 1/6 जो था वो 6/1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 2 आया और इंटू कर दिया तो यहाँ पर 20 आ गया। 20 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है और इसके बाद वर्ग का जो परिमाप है वो 96 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है आयत का भी परिमाप इतना ही है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर से कम है। आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर से कम है और एक आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर सेंटीमीटर में जो दिया गया है वो वर्ग से जो है दोगुना है। दोगुना किसके बराबर है? तो वर्ग का परिमाप हम निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा हमको यहाँ पर 96 दे रखी है। सॉरी, भुजा यहाँ पर जो है निकालनी है हमें और 4 इंटू भुजा रखेंगे, उसके बाद परिमाप हमें 96 दिया हुआ था, तो भुजा की जो लंबाई आ जाएगी वो 24 सेंटीमीटर आएगी। फिर आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो 4 कम है भुजा से जो है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ जाएगी। फिर हम आयत का परिमाप निकालेंगे, तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर ये जो है 2L प्लस B हो जाएगा, तो ये 96 आ जाएगा यहाँ पर आयत का परिमाप, क्योंकि इसके बराबर ही था और चौड़ाई यहाँ पर 20 आ गई, लंबाई हमको यहाँ से पता चल जाएगी 28 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे यहाँ पर और मान रख देंगे यहाँ पर, लंबाई 28 है और चौड़ाई 20 हो जाती है, तो ये आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेडागॉजी पार्ट से है कि शिक्षार्थी की गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। चाक्षुष स्मृति अवरोध जो है बच्चे में, उसका संकेत हो सकता है कि गणित संबंधी तथ्यों के संधारण की अयोग्यता हो बच्चे में तथा समय बिताने में उसे कठिनाई आ रही हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें भाग पढ़ाने के बाद गणितीय दीवार का निर्माण करता है एक शिक्षक और 48 घंटे में दिए गए कॉलम को सॉल्व करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर ये जो कॉलम दिया गया है वो गणितीय दीवार की तरह है, जिसमें अंकित मान, अंकित, अंकुर, बबीता और बॉबी जो है दिए गए हैं और इस तरह से ये गणितीय दीवार है। तो यह गतिविधि जो है वो डैश में शिक्षक की सहायता करती है। तो ये जो गतिविधि है वो प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति यानी कि उसका एटीट्यूड क्या है और एक दूसरे से सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है बच्चे को, कि गणितीय दीवार को जब बच्चे सॉल्व करेंगे क्लासरूम में तो वो एक दूसरे के साथ में उन ग्रुप में जो है कार्य करते हैं। यहाँ पे ग्रुप में जो है उनकी लर्निंग सबसे बेस्ट होती है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। थैंक यू एवरीवन। ये सेशन आपका यहीं पे एंड होता है।